नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला गवाह रामचंद्र दुबे से करेंगे जिरहा। साल 2018 का है ये मामला। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी। 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सरकार को घेरेगा विपक्ष। अनुपूरक अनुदानों पर होगी चर्चा। राहुल के जर्मनी दौरे का वीडियो जारी। कहा संविधान खत्म करने की साजिश रच रही है बीजेपी। ईडी सीबीआई का हथियार की तरह हो रहा है इस्तेमाल। के कविता का बड़ा ऐलान, बनाएंगी नई राजनीतिक पार्टी। 2029 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। सितंबर में बीआरएस से निकाला गया था। यूपी में मदरसा टीचर को बचाने वाला विधेयक रद्द। जुर्म किया तो उठा लेगी पुलिस। अखिलेश ने किया था लागू। गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है एनसीपी। पार्टी महानगर पालिका चुनाव की रणनीति का करेगी ऐलान। दोपहर 4 बजे पार्टी अपनी स्थिति करेगी स्पष्ट। आज 3 राज्यों की मतदाता सूची जारी करेगा चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में आएगा ड्राफ्ट। अंडमान निकोबार की भी मतदाता सूची होगी जारी। कांग्रेस नेता उदित राज की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चुनौती। बोले कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, मोहन भागवत में दम है तो करके दिखाएं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अल्पसंख्यकों से एकजुट रहने की अपील। बोली बंगाल के बाद बीजेपी से छीन लेंगे दिल्ली। नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की चल रही है तैयारी। सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास ने किया दावा। केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा एप्स्टीन सेक्स फाइल से खराब होगी बेगुनाहों की इमेज। रिपब्लिकन पार्टी की कामयाबियों से ध्यान हटाने की हो रही है कोशिश। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए की आज होगी नीलामी। शहबाज सरकार बेचेगी 75% हिस्सेदारी। देश की आर्थिक संकट को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। पाकिस्तान और लीबिया के बीच हुई बड़ी डील। लीबिया को JF-17 जेट बेचेगा पाकिस्तान। 4 अरब डॉलर की हुई हथियार डील। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस का बड़ा बयान। कहा देश में समय पर ही होंगे आम चुनाव। 12 फरवरी को होने हैं देश में चुनाव। मैक्सिको की नौसेना का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 5 लोगों की जान जाने की है आशंका। जांच जारी। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज करेगी जारी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है जीडीपी। सीमेंट सेक्टर में अडानी ग्रुप का बड़ा दाम। अंबुजा में होगा एसीसी और ओरिएंट का विलय। बोर्ड को मिली मंजूरी। एफएसआईबी ने ब्रजेश कुमार सिंह को कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ पद के लिए चुना। सेवानिवृत्त हो रहे हैं सत्यनारायण राजू की लेंगे जगह। एयर इंडिया विमान में खराबी मामले में मंत्रालय सख्त। रिपोर्ट मांगी। डीजीसीए को जांच का दिया निर्देश। भारत में न्यूजीलैंड के कीवी फल और ऊन होंगे सस्ते। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ साइन। कई चीजों के दामों पर होगा असर। हल चलाए तूने फसल उगाई। कैसे कोई ले जाएगा ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें बेबस होना। तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल। होए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे महायुति की जीत का जश्न फीका हो गया है। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति को शानदार जीत तो मिल गई, लेकिन गठबंधन की जीत सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष ने महायुति पर चुनावी गड़बड़ियों का गंभीर आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट पर धन बल, दबाव और सत्ता के गलत इस्तेमाल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि नतीजों का पैटर्न पहले से तय था और परिणाम उसी सेटिंग के अनुरूप आए। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि आजकल देश में कोई भी चुनाव पैसे उड़ाने का खेल बन गया है।
जो जितना पैसा उड़ाता है चुनाव मैदान में वही टिक पाता है। इसलिए राज्य में नगर पालिका और नगर अध्यक्ष चुनावों में बीजेपी और उसके 2 चमचों को भारी सफलता मिली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज के समय में चुनाव जनता की सेवा का नहीं बल्कि पैसे उड़ाने का खेल बन गया है। संपादकीय के मुताबिक ये वही पैटर्न है जो पहले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। इसमें दावा किया गया है कि असली मुकाबला सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि सत्ताधारी दलों के अंदर धन और सत्ता को लेकर था। इस दौरान प्रति वोट 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के भाव में तय किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का भी बयान आया है। उन्होंने बीजेपी की जीत पर कहा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम है। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा है वही नतीजे वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। शिवसेना के अलावा कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं और सरकार को घेरते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के जरिए पैसे और प्रशासन के गलत इस्तेमाल के बाद भी निकाय चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। एनडीए पर चुनाव चोरी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। चाहे बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की, इन हालात में निकाय चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर सवाल गहराते जा रहे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं शिंदे गुट परेशानी में दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपने ही सहयोगी एकनाथ शिंदे को चुनाव में बड़ा झटका दे दिया है। शिंदे के गढ़ में ही बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए उन्हें शिकस्त दे दी। ये दावा शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया गया है। इसे लेकर सामना के लेख में छपा कि शिंदे गुट के सफाई की रणनीति के तहत ठाणे के अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण जैसी कई नगर परिषदों में बीजेपी ने शिंदे को धूल चटा दी। शिंदे गुट की कथनी और करनी में फर्क को समझते हुए इस बार जनता ने सबक सिखाते हुए सत्ता का तख्ता पलट कर दिया है। बीजेपी ने शिंदे गुट के गढ़ को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अंबरनाथ और बदलापुर दोनों नगर परिषदें श्रीकांत शिंदे के कल्याण लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें शिंदे की शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा है। इन नगर परिषद चुनावों में हुई करारी हार के बाद से सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसने साफ कर दिया है कि शिंदे अपनी प्रतिष्ठा बचाने में फेल हो गए हैं। साथ ही इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब शिंदे की पकड़ कमजोर हो गई है। बता दें कि विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी पर यह आरोप लगाता आया है कि बीजेपी पहले किसी भी राज्य में जब अपना पैर जमाना चाहती है तो क्षेत्रीय दलों का सहारा लेती है, और जब वहां की सत्ता में बीजेपी अपने पैर जमा लेती है तो अपने ही सहयोगी को कमजोर कर देती है और किनारे लगा देती है। और अब इस बात पर मुहर लगती भी दिखाई दे रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे की शिवसेना को लेकर अमित शाह ने साफ कहा था कि ये चुनाव हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। और अब बीजेपी अपने इस मकसद की तरफ तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है और अब उसके सहयोगी धीमे धीमे कमजोर पड़ रहे हैं। सरकार में बीजेपी को तो फायदा मिला है, लेकिन शिंदे और अजित पवार को इससे नुकसान ही उठाना पड़ा। शिंदे को उनके ही गढ़ में बीजेपी ने पटखनी दे दी है। ऐसे में अब शिंदे अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन में अंदरूनी टकराव बढ़ता जा रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन में बढ़ते इस सियासी तनाव से बीजेपी भी टेंशन में दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि डिप्टी सीएम अजित पवार बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। चाचा शरद पवार की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है और अब पुख्ता खबर आ रही है कि आगामी नगर निगम चुनावों से पहले एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं, जिसके बाद पुणे से लेकर मुंबई तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। मराठी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार के राज्य जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय धनकावड़े ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर गुप्त बैठकें पूरी हो चुकी हैं। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आ गए हैं। जल्द ही एक सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। दोनों राष्ट्रवादी अगले 2 दिनों में एक साथ आएंगे। तुतारी यानी शरद गुट के उम्मीदवार घड़ी पर चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्य की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। मुंबई और ठाणे समेत राज्य की 29 नगर पालिकाओं में 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इस बीच चाचा भतीजा भी एक साथ आने की कवायद में जुट गए हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अजित पवार की एनसीपी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां यहां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो कई सीटों पर उनकी जीत तय है। धनकावड़े के इस दावे ने महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा दिया है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप मामले में चर्चा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान स्पीकर सतीश महाना ने चर्चा के लिए नोटिस देने की बात कहते हुए विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सपा विधायकों ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि कफ सिरप कांड में शामिल सभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों को जेल भेजे। तो वहीं सदन में बोलते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने कफ सिरप पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में इतने बड़े लोग शामिल हैं जिन तक सरकार के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी में सिरप का जखीरा मिला है। एसटीएफ को जांच दी गई, लेकिन 18 महीने बाद भी जांच का कुछ पता नहीं चला। जैसे ही नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के शुभम जायसवाल का नाम आया, तब पता चला कि इसमें बहुत नजदीक से सत्ता संरक्षित लोगों का हाथ शामिल है। बता दें, कफ सिरप की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने रांची की शैली ट्रेडर्स के जरिए अकेले 2.24 करोड़ सिरप की बोतलें बेची। दोनों ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सिरप की तस्करी की। नेताओं और माफिया के संरक्षण की वजह से शुभम दुबई भागने में कामयाब रहा। खबरें हैं कि अब ईडी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने जा रही है। देश में SC/ST अत्याचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 5 सालों में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अदालतों में निपटारा धीमा होने के कारण मामलों का बोझ बढ़ता गया है। इन बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से संसद में SC/ST के खिलाफ अपराध के आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2023 में 15,130 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 4,355 का निपटारा हो सका। लंबित मामले 85,052 तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 8,232 मामले दर्ज हुए और 37,533 लंबित हैं। राजस्थान में 8,449 मामले दर्ज, 22,470 लंबित। गुजरात में 1,373 मामले रजिस्टर किए गए, जबकि 13,629 लंबित मामले हैं। इसके अलावा उड़ीसा में 2,696, कर्नाटक में 1,914, तमिलनाडु में 1,919, तेलंगाना में 1,709 और हरियाणा में 1,539 मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। बता दें, केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से 5 साल के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 2019 में SC/ST अत्याचार में कुल 45,948 मामले दर्ज हुए थे। 2020 में ये संख्या बढ़कर 50,268 हो गई। 2021 में 50,879 मामले, 2022 में 57,569 और 2023 में कुल 57,766 मामले दर्ज किए गए। बता दें, ये सभी आंकड़े 2023 तक के NCRB के रिकॉर्ड के आधार पर संसद में बताया गया। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गंगोह में बदमाश सिराज अहमद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी और सोमवार दोपहर 3 बजे सुल्तानपुर में जब बदमाश का जनाजा लाया गया तो करीब 4,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार को बदमाश का शव उसके गांव लोलेपुर पहुंचा। शव पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुट गई। महिलाएं और बच्चे शव को देखकर रोने चिल्लाने लगे। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। शाम 5 बजे सिराज का जनाजा उठा और 6 बजे गांव के ही कब्रिस्तान में शव को सुपुर्दे खाक करने से पहले लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान भी लोगों की भारी भीड़ कब्रिस्तान में देखने को मिली। इस दौरान कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, लम्भुआ कोतवाली समेत कई थानों की फोर्स और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भारी संख्या में जुटी इस भीड़ में लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि रविवार सुबह 5 बजे सहारनपुर के गंगोह में STF और 1 लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने सिराज को रोकने का प्रयास किया। इस पर सिराज पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोली लगते ही सिराज घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सिराज सुल्तानपुर का रहने वाला था। उस पर हत्या, लूट, डकैती समेत 30 मुकदमे दर्ज थे। दरअसल 6 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वकील के भाई मुनव्वर भी घायल हुए थे। पुलिस जांच में इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने सिराज के खिलाफ वारंट जारी किया था। घटना के बाद से ही वो फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदल रहा था। इसके बाद पुलिस ने सिराज अहमद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। कई जिलों में लगातार दबिश के बावजूद सिराज पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने बताया कि सिराज के कब्जे से मुठभेड़ के बाद एक मोटरसाइकिल, 30 बोर व 32 बोर की 2 पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और एक अन्य सामान बरामद किया गया था। इससे पहले सिराज के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया था और उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। रविवार सुबह 5 बजे यूपी एसटीएफ संग मुठभेड़ में सिराज की गोली लगने से मौत हो गई। अधिवक्ता के परिजनों ने बीते दिनों गोरखपुर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर कार्रवाई की मांग भी की थी। सिराज की मौत की खबर सामने आते ही सुल्तानपुर में वकील आजाद अहमद के परिवार ने मिठाई बांटकर खुशियां जताई। वकील आजाद की मां ने कहा कि बेटा तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन खुशी है कि अपराधी मारा गया। मुझे प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा था। योगी सरकार में ये कार्रवाई होगी, ऐसा विश्वास पहले से था।